नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के आज के इस वीडियो में। हम आपको बताने वाले हैं कि जो आपकी कल से परीक्षाएं शुरू हो रही हैं पार्ट 2 की 2020 से 23 सेशन की, तो उन सभी को जो है अपनी परीक्षा की कॉपियों में कैसे जो है उत्तर देना है और आपको अपने साथ जो है किन चीजों को लेकर के जाना रहेगा। तो इस वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और हेल्पफुल जो है साबित होने वाली है। सबसे पहले कुछ जो है इंपॉर्टेंट जो है चीजें आपको बताते चलते हैं। कल कौन से सब्जेक्ट की परीक्षाएं होंगी, कितने कितने बजे से होंगी और कल कौन से ग्रुप की परीक्षा है, ये हम आपको सबसे पहले बता देते हैं, क्योंकि हमारे पास सिर्फ वीडियो का एक ये आखिरी स्लॉट ही आज का बचा हुआ है। तो देखिए, कल जो है 15 तारीख है, 15 मई 2023 को जो कल पहले पाली जो चलेगी वो सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक चलेगी। इसमें जो ए ग्रुप की परीक्षा ली जाएगी और ए ग्रुप में कौन से सब्जेक्ट आते हैं, कौन से ऑनर्स पेपर आते हैं, तो पॉलिटिकल साइंस आता है, संस्कृत आता है, म्यूजिक आता है, इकोनॉमिक्स और उर्दू का जो है कल पेपर 3 होगा। फिर दूसरी पाली दोपहर 1 बजे से लेकर के 4 बजे तक चलेगी। इसमें जो है बी ग्रुप की परीक्षा होगी। इसमें केमिस्ट्री, कॉमर्स, पीके एंड जे। कॉमर्स वाले छात्र एवं छात्राएं ध्यान देंगे, कल जिनका भी अकाउंट्स एंड फाइनेंस, बिजनेस एनवायरमेंट या फिर कॉर्पोरेट एडमिनिस्ट्रेशन है, उन सभी का कल जो है बिजनेस लॉ का ही पेपर होगा। सभी का जो है कल बिजनेस लॉ का पहला पेपर होगा। पेपर 3 ऑनर्स का जो होता है वो बिजनेस लॉ ही होता है। कल जो है यही दो ग्रुप्स की परीक्षा होगी, ए और बी ग्रुप की परीक्षा होगी। कॉमर्स वालों को काफी ज्यादा कंफ्यूजन था, वो कंफ्यूजन जो है क्लियर हो जाता होगा यहाँ से। कल आप अपने साथ जो है सबसे पहली चीज जो कि आप अपना एडमिट कार्ड अपने साथ लेकर के जाएंगे। एडमिट कार्ड पे अगर आपका फोटो नहीं लगा है तो फोटो आप घर से ही लगा लीजिए। सिग्नेचर नहीं है तो आप घर से ही सिग्नेचर कर लीजिए, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में जो इन्विजिलेटर होंगे वो आपको ये करने के लिए कहेंगे, तो आप जो है पहले से ही ये करके रख लीजिए। इसके बाद रही बात की किनको कैलकुलेटर अलाउड है, तो देखिए कल बिजनेस लॉ का पेपर है और ये कैलकुलेटर सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स वालों को ही अलाउ है। तो बिजनेस लॉ में कैलकुलेटर का कोई उपयोग नहीं है, तो कल कॉमर्स वाले कोई भी छात्र छात्राएं कैलकुलेटर लेकर के नहीं जाएंगे। जिस दिन आपका प्रैक्टिकल पेपर होता है, जिसमें कि आपको न्यूमेरिकल सॉल्विंग क्वेश्चंस होते हैं, उसके लिए आप अपना कैलकुलेटर अपने साथ लेकर के जाएंगे। तो जब कैलकुलेटर की आवश्यकता होगी तभी आप लेकर के जाएंगे। नेक्स्ट पेपर में कॉमर्स वालों को इसकी आवश्यकता पड़ने वाली है, स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग का, उसमें आपको कैलकुलेटर का आवश्यकता पड़ सकता है। इसके बाद रही बात की बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे स्मार्ट वॉच का यूज कर सकते हैं कि नहीं। तो देखिए, बहुत सारे परीक्षा केंद्र पे स्मार्ट वॉच खुलवा दिया जाता है और बहुत सारे छात्र एवं छात्राएं पूछ रहे हैं मोबाइल ले जा सकते हैं कि नहीं। तो अगर आप दूर दराज के इलाकों से आते हैं तो अवश्य अपने साथ मोबाइल लेकर के जाएं और मोबाइल को स्विच ऑफ करके टीचर के पास जमा करें या फिर अपने बैग में सुरक्षित कहीं डाल करके उसे कोने में डाल दें, क्योंकि फोन चोरी होने की समस्या लगभग समय जो है देखी गई है। और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि फोन ना लेके जाए, अवॉइड करने की भी कोशिश करें अगर आपका घर नजदीक है तो। और अगली बात, आधार कार्ड अपने साथ लेकर के जाए, क्योंकि ऐसे जो है रूमर्स बहुत निकल करके आ रहे हैं कि इस बार हो सकता है आपको अपने परीक्षा कॉपी के ऊपर आधार कार्ड नंबर भरने के लिए बोला जाए। तो आप लोग अपना आधार कार्ड अपने साथ रखेंगे, यूज हो तो निकालेंगे, नहीं यूज हो तो फिर अपने पॉकेट में डाल के रखेंगे। ओएमआर शीट के ऊपर कल जो है मैंने वीडियो बना दिया, ओएमआर शीट आपको कैसे भरना रहेगा। कॉपी कुछ इसी प्रकार की रहेगी, मतलब पहला पन्ना ओएमआर शीट का रहेगा, उसके बाद जो है लाइनिंग वाली जो आपकी कॉपी रहेगी पूरी, उसमें जो है आपको 1 स्केलर मार्जिन छोड़ना है। बहुत सारे छात्र छात्राएं पूछ रहे हैं कि 1 स्केलर मार्जिन छोड़े, कितना मार्जिन छोड़े। तो कॉपी जब भी कभी आप अपना लिखे तो 1 स्केलर मार्जिन इधर से छोड़ सकते हैं और 1 स्केलर मार्जिन इधर से छोड़ सकते हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड से 1 स्केलर मार्जिन छोड़ सकते हैं। हालांकि अगर मैं अपनी एक्सपीरियंस की बात कहूं तो मैंने जो है अभी तक की सिर्फ 1 स्केलर मार्जिन लेफ्ट हैंड साइड से ही कॉपी का छोड़ा है, कभी भी 2 साइडेड मार्जिन मैंने नहीं छोड़ा है। इससे कभी कभी जो टीचर कॉपी चेक कर रहे होते हैं उन्हें ये लगता है कि छात्र जो है पन्ने को भरने की कोशिश कर रहा है, इसलिए 2 स्केलर मार्जिन दोनों तरफ से छोड़ करके जो है लिखा है। हालांकि जब आप बीएड करने जाएंगे तो इसके बारे में आपको और भी चीजें पढ़ने को मिलेंगी, 2 स्केलर मार्जिन छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए। हालांकि आप जैसे पार्ट 1 में लिखे थे वैसे ही पार्ट 2 में लिखिएगा, क्योंकि आपको अनुभव हो चुका होगा पार्ट 1 का परीक्षा देने के बाद कि कैसे लिखना है कॉपी को। रही बात की बहुत सारे छात्र पूछ रहे हैं कि क्या 32 पन्ना या 31 पन्ने का कॉपी मिलेगा, पूरा भरना जरूरी है। तो जी नहीं, पूरा भरना जरूरी नहीं है। आपको जो है केवल और केवल सिर्फ 10 में से 5 सवालों के जवाब या 6 सवालों के जवाब देने के लिए कहा जाएगा। उसमें आंसर एनी 5 क्वेश्चन या आंसर एनी 6 क्वेश्चन कहा जा रहा है। तो आपको 6 क्वेश्चन का जो है आंसर करना है। आपको जो है 3 घंटे का समय मिलेगा। 3 घंटे के समय में मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, कुल 2 घंटे के भीतर भीतर आप 3 क्वेश्चन का जवाब तो दे ही दे, है ना। रहे 1 घंटे, तो 1 घंटे में आप जो है बचे हुए 2 क्वेश्चन का जवाब जो आपको देना रहेगा, या फिर अगर आपसे 6 क्वेश्चन का जवाब देने के लिए कहा जा रहा है तो बाकी 1 से 1.5 घंटे के भीतर में अपना जो है
पूरे के पूरे सवालों का जवाब जरूर से जरूर दें, क्योंकि अगर आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर देना छोड़ देते हैं तो इससे आपका ही लॉस है, आपका मार्क्स कटेगा। आप एक क्वेश्चन का आंसर देने में पूरा समय निकाल देते हैं, 6 से 7 पन्ना 8 पन्ना लिख देते हैं, लेकिन उसके ठीक अगले जब क्वेश्चन के ऊपर जो है बढ़ते हैं तो आपके पास समय काफी कम बच रहा होता है। टीचर आपको कहता है कि 1.5 घंटा बीत चुका है, 2 घंटा बीत चुका है, आधे घंटे ही बाकी है। उस समय में आप पैनिक कर जाते हैं और आखिरी के कुछ समय में जो है आप शायद से कुछ भी नहीं लिख पाएंगे, या फिर आपको जो है कुछ ही पेजेस लिखने के बाद कॉपी ले लिया जाएगा तो आपको परेशानी होगा। इसलिए शुरू से ही कोशिश करें अच्छी हैंड राइटिंग में लिखे, और जो पन्ने हैं वो आप ज्यादा भरने की कोशिश नहीं करें। आपका जो कॉपी चेक होता है उसमें टीचर यही देखते हैं कि आपने सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया है कि नहीं, उसके बाद वो ये आते हैं कि कितने पेजेस में दिया है, उसके बाद ये देखते हैं कि आपकी हैंड राइटिंग कैसी है। और टॉपर से टॉपर बच्चा भी शुरू में अच्छा लिखता है, लेकिन अंत पन्ने पे जाते जाते या अंत सवाल पे जाते जाते उसकी भी हैंडराइटिंग थोड़ी बहुत मतलब खराब होनी शुरू हो जाती है। तो ये आप भी जो है देखे होंगे, बहुत बार ऐसा होता है कि आप दबा के पेन को लिखते हैं तो उस टाइम पे आपका उंगली दर्द करने लगता है, कुछ देर बाद आप जो है थक जाते हैं। इसलिए कोशिश करिए शुरू में अच्छा हैंड राइटिंग बनाए, फिर धीरे धीरे मतलब आप जो है अपना स्पीड भी उस पर जो है मेंटेन करते रहें। और अगर आपने अभी तक के जो है स्पीड पे काम नहीं किया है तो अभी ही कॉपी उठाएं, कुछ भी लिखना शुरू कर दें, जिससे कि आपका स्पीड मेंटेन रहे, एग्जामिनेशन हॉल में आपको जो है दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। रही बात की जो बिजनेस लॉ का पेपर हुआ कॉमर्स वालों के लिए, आप लोग पॉइंट्स में लिखे और बिजनेस लॉ में जो भी आपके केसेस बन रहे हैं केसेस को जरूर से जरूर मेंशन करें और पॉइंट वाइज लिखने की कोशिश करें। आप चाहे बीए के स्टूडेंट हो, बीएससी के स्टूडेंट हो, चाहे बीकॉम के स्टूडेंट, अगर आपका थ्योरेटिकल पेपर है आप पॉइंट वाइज लिखना जरूर से जरूर आंसर शीट में लिखिए, इससे जो है नंबर अच्छे आते हैं। भी भरने के चक्कर में आप समय जो है नहीं गवाएंगे, आप अपने हर सवाल के उत्तर जो है सही सही दे करके आएंगे। अगर अंत में नहीं भी कुछ भी आ रहा हो फिर भी जो है आपको बातों को घुमाना है और उस क्वेश्चन का आंसर जो आपको करके ही घर को आना है, ठीक है। तो ये चीज आप अपने दिमाग में रखिएगा और क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं छोड़िएगा। आपका जो भी समय है वो समय जो है पूरा का पूरा कॉपी पे ही होना चाहिए, और जो भी आप लिख रहे हैं वो वैलिड होना चाहिए। गाना नहीं लिखेंगे क्योंकि गाना लिखने पे आपका मार्क्स जो है कट सकता है। तो अगर आपका प्रैक्टिकल पेपर है तो प्रैक्टिकल पेपर में आप जितना ही न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, जितना ही आप जो है अच्छे से स्टेप वाइज जो है पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं वो आप जो है करेंगे, क्योंकि मैथ्स ऑनर्स वालों को थ्योरी से ज्यादा लेना देना नहीं होता है। हालांकि उसमें भी थ्योरी होता है, ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही सॉल्व करना होता है। तो आपको जैसा पार्ट 1 में लगा था आंसर दे करके और जितना मार्क्स आया था उसी के एक्सपीरियंस बेसिस पे आप जो है अपना पार्ट 2 का भी परीक्षा देंगे। अगर आपको कम नंबर आया था इस बार पार्ट 2 में थोड़ा सा जो अलग करने की कोशिश करिए, क्योंकि एक्सपीरियंस से मैं आपको बताता हूं, मैंने हर पार्ट में कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करी। कहीं नंबर कम हुए, कहीं नंबर ज्यादा हुए, लेकिन पार्ट 3 में वही मैंने कुछ भी करने का कोशिश नहीं किया, क्योंकि उसमें अगर मैं कुछ नया करता तो शायद मेरा नंबर बहुत कट सकता था। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 के एक्सपीरियंस से फिर मैंने पार्ट 3 का एग्जाम दिया था। तो अभी पार्ट 1 के एक्सपीरियंस से आप अपना पार्ट 2 का परीक्षा दीजिए और पॉइंट वाइज लिखने का कोशिश करिए, पेजेस को भरिए और कम से कम पेज जो है 21-22 पेज तो लिखिए ही लिखिए, इससे नंबर आपके ठीक ठाक आ जाते हैं। कम से कम 55 के पार तो आपके मार्क्स चले ही जाते हैं अगर आप सही और साफ सुथरी हैंडराइटिंग में लिख रहे होते हैं तभी। तो ये रहा आपका बात कि आपको क्या क्या करना चाहिए। और हाँ, गर्मी को देखते हुए अपने साथ अपना एक वाटर बॉटल जरूर रखें, क्योंकि आपको बीच बीच में प्यास लग सकता है। तो गर्मी को देखते हुए जिनका भी सेकेंड सिटिंग एग्जामिनेशन है वो लोग इससे बच के रहे और लू से भी बच करके रहे। तबीयत अगर आपकी खराब होती है तो इससे असर आपके सीधे सीधे परीक्षाओं पर पड़ेगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आएगा कि आपको क्या क्या करना है। अगर आपके फिर भी कोई सवाल रह जाते हैं तो नीचे कमेंट में पूछ लीजिए। और रही बात, बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं जेल पेन का इस्तेमाल करें, बॉल पेन का इस्तेमाल करें। तो जेल पेन के इस्तेमाल से एक ही चीज होता है कि कॉपी के आर पार जो है आपका जो इंक होता है वो दिखना शुरू हो जाता है। और इस बार की जो कॉपी होगी वो काफी नॉर्मल सी क्वालिटी की होगी, तो जेल पेन का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ हेडिंग देने में कर सकते हैं। ब्लैक और ब्लू पेन का इस्तेमाल आप जो है सजाने में कर सकते हैं। तो इसका जो है खासा ध्यान रखिएगा, और बार बार पेन चेंज करने से आपका समय भी कहीं ना कहीं व्यर्थ होता है, मैं तो यही मानता हूं। आज तक जो भी परीक्षाएं हमने दी है वो पार्ट 1 में सिर्फ ब्लैक और ब्लू पेन का इस्तेमाल किया था, पार्ट 2 में सिर्फ ब्लू पेन का ही इस्तेमाल किया और पार्ट 3 में भी सिर्फ ब्लू पेन का इस्तेमाल किया। बस जो हेडिंग होता है उसको हाईलाइट हमने किया है। तो हेडिंग को हाईलाइट करिएगा, और जब भी कभी डिफरेंस की बात आए, डिफरेंस लिखने की बात कही जाए
तो उस केस में पहले आप जो है दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख दे, उसके बाद जो है नीचे डिफरेंस बिटवीन का कॉलम बना करके जो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड लिखते हैं, तब वो उस तरीके का आंसर जो आप देना शुरू करें। फिर अंत में कुछ कंक्लूजन जो आपने डिफरेंस में लिखा है वो आप उसका कंक्लूजन या नीचे कुछ भी एक्सप्लेनेशन जो है नीचे लिख देंगे। तो पहले समराइज करना आपको ज्यादा जरूरी है, उसके बाद ही डिफरेंस के ऊपर डायरेक्टली जो है जाएंगे कि डिफरेंस बिटवीन लिख रहे हैं किसी चीज के। तो आप जो है इन बातों का ख्याल जो रखें कि पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद ही आगे जो है कुछ आंसर को इलेबोरेट करने की कोशिश करेंगे। तो ये सारी बातें आपको जो है याद रखनी है परीक्षा हॉल में। क्वेश्चन बैंक अगर आपने अपने सब्जेक्ट का नहीं देखा है तो क्वेश्चन बैंक अभी भी जो है समय है कि देख लीजिए, और पिछले 5 साल के क्वेश्चंस देखिए, यूनिवर्सिटी कैसे क्वेश्चन पिछले 5 साल में पूछी है और उनका पैटर्न क्या रहा है, उसी के अकॉर्डिंगली आप जो है तैयारी करिए और वैसे ही आंसर्स जो आप याद करिए, जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट हुए हैं उन्हीं के आंसर्स को आप याद करिए और आप जो अपना परीक्षा देने जाइए। और आपको जो इससे काफी ज्यादा मदद मिलने वाली है, आप मेरी मानिए, और उसके बाद जो आप अपनी परीक्षा दीजिए आपको कहीं पर भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आपने अपने सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक बीए, बीएससी, बीकॉम का अगर नहीं खरीदा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर के अपने सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक आप परचेज कर सकते हैं और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बाकी आपको अगर कोई परेशानी आती है तो नीचे कमेंट करिएगा और मैं आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। तब तक के लिए हम चलते हैं, धन्यवाद।